डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बी पार्ट थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है रूसो के सामाजिक समझौते का सिद्धांत। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया। रूसो की अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में इमाइल, जिसका प्रकाशन 1762 में हुआ, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ द इनइक्वलिटीज़ ऑफ मैन, जिसका प्रकाशन 1754 में हुआ। रूसो का सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत उन्होंने मानव स्वभाव का चित्रण किया। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सादगी एवं स्वच्छंदता से जीवन व्यतीत करते थे। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा संचालित न होकर भावनाओं द्वारा संचालित होता था। ये भाव मुख्यतः दो प्रकार के थे, आत्मरक्षा और सुखी रहने की प्रवृत्ति, और दूसरी थी दया। रूसो के अनुसार मनुष्य का स्वभाव लगभग पशुतुल्य था, निष्पाप था, स्वाभाविक था, निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। रूसो उस समय के मनुष्य को आदर्श बर्बर का नाम देते हैं। रूसो के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य था वो सहज भावना से संचालित होने वाला व्यक्ति था और बुद्धिहीन प्राणी के रूप में वो देखते हैं। अब हम देखेंगे कि रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या विचार प्रकट किए हैं। रूसो के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र और पशुतुल्य था। आदि मनुष्य एकाकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था। उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। वह पूर्णतः स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। सभी समान थे। पशुओं की भांति ना तो उनका कोई निश्चित घर था, ना ही उनका कोई चिंता थी। ये प्राकृतिक अवस्था जंगलीपन की अवस्था अवश्य थी, पर वह उत्कृष्ट जंगली के रूप में मनुष्य उस समय था। उसमें सभ्य मनुष्य वाले दुर्गुण न थे। रूसो के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्राकृतिक नियम था, अपने हित को देखो किंतु दूसरों की संभव हानि कम से कम हो। रूसो के अनुसार कालांतर में प्राकृतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ और जनसंख्या वृद्धि हुई। विवेक के विकास ने व्यक्तिगत संपत्ति को जन्म दिया, जिसने व्यक्तियों को स्वार्थी बना दिया। प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को नष्ट करने का कार्य संपत्ति की धारणा ने किया। इस प्रकार रूसो जो प्राकृतिक अवस्था की शांतिपूर्ण जीवन की जो अवस्था थी उसको नष्ट करने के कारण के रूप में संपत्ति को मानते हैं। रूसो के अनुसार भूमि पर अधिकार करने वाला व्यक्ति संपत्ति बनाने की धारणा ने प्राकृतिक अवस्था में तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति भूमि पर अधिकाधिक आधिपत्य करने का प्रयास करने लगा, जिससे कुछ शक्तिवान और दूरदर्शी लोगों ने अच्छी भूमि को के ऊपर आधिपत्य कर लिया और कुछ ने कम या खराब भूमि पर आधिपत्य किया। इस प्रकार आर्थिक विषमता ने जन्म लिया। अमीरों ने निर्धनों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और निर्धनों ने अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए। लूट खसोट, चोरी, हत्या और अन्य अपराधों का बाजार गर्म हो उठा। अंत में इस दुर्व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना की। अब हम देखेंगे कि सामाजिक समझौते के अंतर्गत किन किन बातों को रूसो सम्मिलित करते हैं। रूसो के अनुसार अराजक परिस्थितियों के अंत हेतु मनुष्यों ने सामाजिक समझौता किया। समझौते के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता, अधिकार और शक्ति समाज को सौंपता है और समझौते के बाद निर्मित समाज के अविभाज्य अंग के रूप में वह पुनः सामूहिक रूप में शक्ति प्राप्त कर लेता है। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे कि सामाजिक समझौते की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। रूसो के समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। पहला व्यक्तिगत एवं समूहगत रूप। पहले रूप में हम देखते हैं कि व्यक्तिगत रूप है, दूसरा रूप समूहगत है। व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों का समर्पण करता है। ये
समर्पण संपूर्ण समाज के प्रति किया जाता है एवं समाज का सदस्य होने के नाते समूहगत व्यक्तित्व के आधार पर वे शक्तियाँ फिर से प्राप्त कर लेता है। अर्थात रूसो के अनुसार जब व्यक्ति अपने पूरे अधिकार समाज को सौंपता है और समाज के द्वारा वो उन अधिकारों और शक्तियों को फिर से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि व्यक्ति समाज का सदस्य होता है और वह समाज को ही संपूर्ण अधिकार जब सौंप देता है और समाज का सदस्य होने के नाते ही समूहगत व्यक्तित्व के आधार पर वे शक्तियाँ फिर से प्राप्त कर लेता है। समझौते के आधार पर जिस सामान्य इच्छा का निर्माण होता है वह सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होती है और प्रत्येक व्यक्ति उसके अधीन होता है। समझौते के आधार पर निर्मित सामान्य इच्छा सदैव ही न्याययुक्त होती है और जनहित उसका लक्ष्य होता है। व्यक्ति स्वयं अपने हित के संबंध में ठीक से विचार नहीं कर सकता, उसका हित सामान्य इच्छा के द्वारा ही निर्देशित मार्ग पर चलने में ही होता है। रूसो ने समाज या राज्य के सर्वोच्च शक्ति के रूप में सामान्य इच्छा को माना, जो असीमित अविभाज्य विधि का स्रोत और आदर्श होती है। समझौते के आधार पर निर्मित सामान्य इच्छा सदैव ही न्याययुक्त होती है और जनहित उसका लक्ष्य होता है। इस प्रकार रूसो के समझौते के द्वारा उस लोकतंत्रीय समाज की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित है और शासन कार्य सामान्य इच्छा के आधार पर किया जाता है। हमने आज की कक्षा में देखा कि रूसो ने अपने सामाजिक समझौते के अंतर्गत जो मानव स्वभाव का प्रस्तुत किया वो बहुत ही एक आदर्श अवस्था के रूप में प्रस्तुत किया, किंतु संपत्ति रूपी सर्प ने उस आदर्श स्थिति को जो प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान थी नष्ट कर दिया और जब अराजकता की अवस्था आई तो ऐसी स्थिति में मनुष्य द्वारा सामाजिक समझौता किया गया जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने सारे अधिकार समस्त शक्तियाँ संपूर्ण समाज को सौंपता है और संपूर्ण समाज का एक सदस्य होने के नाते वो अपनी शक्तियों को प्राप्त कर लेता है और सामान्य इच्छा के रूप में समझौते को प्रस्तुत करता है, क्योंकि रूसो ने माना कि जो सर्वोच्च शक्ति है सामान्य इच्छा है और वो सामान्य इच्छा को असीमित अविभाज्य रूप में और विधि के स्रोत के रूप में मानते हैं और एक आदर्श स्थिति के रूप में मानते हैं जिसका उद्देश्य जन कल्याण करना होता है। आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।